नमस्कार ओमकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बहुत धन्यवाद याद करने के लिए। सर ये बताइए कि एग्जिट पोल्स को देखने के बाद कांग्रेस इतनी क्यों बौखला गई है, बल्कि एग्जिट पोल आने से पहले ही वो 295 के आंकड़े पर पहुंच गई। कैसे उन्होंने ये गणित बैठाया है? कहां से आया ये जनता का आंकड़ा? देखिए, पहली बार तो है नहीं ये तो आप नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय का भी आप देख लीजिए, कांग्रेस का कुल मिला करके रुख क्या रहता था उनके प्रति। जो एक हेट्रेट, एक नफरत वाला भाव जो है हमेशा से इस परिवार का, इस खानदान का रहा है। मौत के सौदागर 2007 में इन्हीं सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को कहा था। इसके बाद भी आप देखिए, जब तक वो मुख्यमंत्री रहे, गोधरा गोधरा चिल्लाते रहे, गुजरात दंगे चिल्लाते रहे। गोधरा तो कम, गुजरात दंगे ज्यादा। और गोधरा में क्या हुआ था इसको भूल गए, और उसकी प्रतिक्रिया में फिर क्या हुआ है उसको लेकर के तमाम तरह के एलिगेशन, जिनका कोई मतलब नहीं, जिनका कोई सिर पैर नहीं। किसी आयोग ने, किसी एसआईटी ने, किसी सुप्रीम कोर्ट ने, किसी हाई कोर्ट ने कभी कोई एडवर्स टिप्पणी नहीं की नरेंद्र मोदी के खिलाफ, लेकिन इनका विश्वमन जारी रहा, हमेशा जारी रहा। इसके बाद जब 2013 में, सितंबर 2013 में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने उनको अपना पीएम फेस बनाया, उसके बाद से भी आप देख लीजिए इनका रवैया क्या है। क्योंकि इनको लगता है कि अरे, एक चाय बनाने वाले का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। प्रधानमंत्री बनने का तो एकाधिकार हमारे खानदान का है, या हम जिसको चाहे उसको बनाएं। वो चाहे पीवी नरसिम्हा राव हो, या मनमोहन सिंह हो, या कोई भी हो। ये तो हमारा एंटाइटल है, हमें अधिकार मिला हुआ है। तो ये लोग हमेशा डिनायल मोड में रहते हैं। 2014 के चुनाव से पहले का जो माहौल था वो भी याद करिए। जब एग्जिट पोल आ रहे थे या ओपिनियन पोल आ रहे थे जिनमें भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को बढ़त दिखाई जा रही थी, तब भी ये किस तरह की बातें करते थे। फिर 2019 में भी यही हुआ, अब 2024 में भी यही हो रहा है। तो कुछ अलग नहीं है। हाँ, अलग तरीके से इनके फ्रस्ट्रेशंस निकलते रहते हैं, इनके कुनबे में लोग घटते बढ़ते रहते हैं, पर जो सीटों की संख्या है वो लगभग वही टिकी हुई है। इस बार भी आप देख लीजिएगा, जो अगर हम जिसको सबसे ज्यादा ऑथेंटिक मानते हैं, प्रदीप गुप्ता, एक्सेस माई इंडिया वाले, उनका भी आंकड़ा माने तो इस बार भी कांग्रेस 3 फिगर में नहीं जा रही है। उनका जो मैक्सिमम आंकड़ा है वो 60 से 76 सीटों का है। इस पर भी बहुत सारे लोग यकीन नहीं कर रहे हैं कि जब फाइनल रिजल्ट आएंगे तो ऐसा ना हो कि कांग्रेस वहीं 50 के आसपास सिमटी हुई दिखाई दे, या 50 से भी नीचे दिखाई दे। क्योंकि किसी भी ऐसे नए राज्य से कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा कोई ड्रामेटिकली बढ़ता हुआ तो कम से कम दिखाई नहीं दे रहा है। अब आप देखिए, 3 राज्यों में इनकी सरकारें हैं, हिमाचल में, तेलंगाना में और कर्नाटक में। तो कर्नाटक में कितनी सीटें बढ़ जाएंगी भाई? कर्नाटक में तो आज भी नरेंद्र मोदी का ही जलवा है, उन्हीं का जादू चल रहा है। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की ही सीटें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। हिमाचल प्रदेश की सारी सीटें बीजेपी को जा रही हैं, वहां से आपको एक भी सीट नहीं मिल रही है। तो आएंगी कहां से भाई? हमें राज्य तो बता दो कि कांग्रेस की सीटें बढ़ कहां से रही हैं। रायबरेली आप जीत लो, यही बहुत बड़ी बात है। बाकी तो उत्तर प्रदेश से आप 40 सीटें दिखा रहे हो कि इंडी अलायंस को 40 सीटें मिल रही हैं। कहां से आ रही हैं? बताओ ना कौन सी सीटें हैं। आप हवा में बातें करते रहो और ये कहो कि जी 295 हमें आ रही है। मतलब इससे ज्यादा भद्दा मजाक मजाक कुछ है नहीं। जमीन पर कहीं है नहीं, जमीन पर कहीं पैर लगे हुए नहीं है, लोगों में कोई समर्थन नहीं है। मतदाता, यहाँ तक के मतदान स्थल पर जो इनके बस्ते लगे हुए हैं उन पर भी लोगों की भीड़ नहीं थी, वो भी सूने पड़े हुए थे। और 295 सीटें आ जाएंगी आप लोगों को। मतलब सर अजीब मजाक।
सर, राहुल गांधी से आज किसी पत्रकार ने पूछा कि ये 295 सीटें कहां से आई, तो उन्होंने कहा आपने सिद्धू मूसेवाला का गाना नहीं सुना है, वहीं से आएंगी। अब बताइए ये क्या जवाब हुआ सर? एक पूर्व राष्ट्रीय एक राष्ट्रीय पार्टी का पूर्व अध्यक्ष इस तरह की बातें करता है, गाने में जो फिगर आया उस फिगर को आप कोट कर रहे हैं। देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा अंजू जी कि ये सब जो चल रहा है, जिसको हम देख रहे हैं, देश देख रहा है, क्यों चल रहा है ये? राहुल गांधी जब से कांग्रेस का नेतृत्व संभाले हैं, तब से कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो गया है। एक से एक बड़े चेहरे पार्टी छोड़ करके गए हैं। इन्होंने किसी को रोकने की कोशिश, मतलब इस परिवार का, इस खानदान का अहंकार 7वें आसमान पर टंगा हुआ है। वो एक कहावत है ना कि रस्सी जल गई और बट जो हैं वो वैसे के वैसे ही हैं। तो इनके जो बट हैं, इनके जो बल हैं, वो वैसे के वैसे ही हैं। सत्ता हाथ से निकल गई, पावर चली गई, कोई पूछ नहीं रहा है, देश में भी नहीं पूछ रहा है, विदेशों में भी नहीं पूछ रहा है। लेकिन आप विदेश यात्राएं करते हैं, विदेशों में किराए के भवन लेकर के, जगह लेकर के, सेमिनार करने के नाटक नौटंकी करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वहाँ जा कर के भी देश की डेमोक्रेसी पर, देश की जुडिशियरी पर, देश की पार्लियामेंट पर, देश के मीडिया पर सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि आपके फ्रस्ट्रेशंस हैं और आपको लगता है कि शायद आप इस तरीके से अगर मोदी सरकार को बदनाम करेंगे, मोदी सरकार को तो बदनाम क्या करेंगे, और मोदी सरकार की सेहत पर तो असर ही क्या पड़ने वाला है। क्योंकि एक बार मैं पहले भी कह चुका, आप ही के प्रोग्राम में कह चुका कि आप जो ये आरोप लगाते हैं, कभी कहते हैं चौकीदार चोर है, कभी कहते हैं राफेल में पैसा बनाया गया, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, ये आरोप तब चिपकते हैं किसी पर जब उसकी वैसी छवि हो, यानी अतीत में उसने लूटपाट की हुई हो, भ्रष्टाचार किए हुए हों, गलत काम कर रखे हों, तो आप उसके बारे में अगर कोई बात कहोगे तो वो चिपक जाएगी। अगर डॉक्यूमेंट हो तो और अच्छे से चिपक जाएगी। आपके हाथ में कुछ है नहीं। अतीत में नरेंद्र मोदी नाम के इस प्राणी के नाम के आगे कोई भी आरोप लगा नहीं है, कोई दाग लगा नहीं है। वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो भी 24/7 काम करते थे। जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से भी यही हाल है। अभी ये लोग तो चुनाव आयोग जाने की तैयारी कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की आज में ही 7 मीटिंग शेड्यूल है और उन 7 मीटिंग में वो चक्रवात पर भी चर्चा कर रहे हैं अफसरों से। वो जो हीट वेव इस समय पूरे देश के अधिकांश हिस्सों में चल रही है उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। यानी वो जनादेश का इंतजार नहीं कर रहे हैं, वो तीसरी बार शपथ ग्रहण का इंतजार नहीं कर रहे हैं। अभी मैं प्रधानमंत्री हूं और प्रधानमंत्री होने के नाते मेरे जो देश के और देशवासियों के प्रति दायित्व हैं, जो इस समय मेरे सामने समस्याएं हैं, मैं उनको एड्रेस करूंगा। तो वो इस भाव में है और मुझे कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है प्रधानमंत्री को। उनका जो काम है, उनका जो जितना भी अब तक का आप देख रहे हैं कि चाहे गुजरात में चीफ मिनिस्टर के रहते हुए, चाहे देश के प्रधानमंत्री रहते हुए जो सेवाएं हैं वो पूरे देश के सामने हैं और देश की जनता को बड़ा आसान हो रहा है जब वो पलड़े में एक तरफ नरेंद्र मोदी को रखती है और दूसरी तरफ इस इंडी अलायंस के सारे घटक दल के नेताओं को रखती है, जिनमें ज़्यादातर परिवारवादी और वंशवादी चेहरे ही दिखाई देते हैं या भ्रष्टाचारवादी ही दिखाई देते हैं। तो उनके लिए बड़ा आसान हो जाता है। एक तरफ वो लोग हैं जो केवल आरोप तराशी का काम करते हैं और दूसरी तरफ वो हैं जो चुपचाप खामोशी के साथ दिन रात काम कर रहे हैं। तो उनके लिए तो बड़ा आसान है चुनना। सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पीएम मोदी साथ साथ बैठकें कर रहे हैं आज, और इनको देखो, एक तो कांग्रेस अपनी बैठक कर रही थी, जयराम रमेश को देखिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप कर रहे थे, अलग अलग राज्यों में उनके प्रभारियों से बात कर रहे थे और ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कि चुनाव के नतीजे आ गए। उनको ही लग रहा था उनके प्रभारी जो नंबर कोट कर रहे हैं अपने अपने राज्यों का वो बिल्कुल सही है। और अभी जब मैं और आप बात करें उससे कुछ देर बाद ये लोग जाने वाले चुनाव आयोग। क्यों जाने वाले सर? नतीजों का इंतजार तो करें, परसों ही तो ईवीएम्स खुल जाएंगी,
उससे पहले चुनाव आयोग पर क्या दबाव बनाना चाहते हैं ये लोग? देखिए, ये पेशबंदी इसको कहते हैं, पेशबंदी। अभी एक जर्नलिस्ट जर्नलिस्ट है भी कि नहीं है, या एक्टिविस्ट ही हैं, या चापलूस ही हैं। एक लेडी का एक वीडियो वायरल हो गया कि साहब, हम इस समय जहां बैठे हैं ये जवाहर भवन है, और मेरे साथ जो बैठे हैं ये निर्मला सीतारमण के पति हैं। मतलब पति कह करके ही उनका परिचय दिया जाता है, जबकि दोनों पति पत्नी में आपस में संवाद भी नहीं है, साथ रह भी नहीं रहे हैं। और निर्मला सीतारमण एक तरीके से उनको डिसोन कर चुकी है। तलाक नहीं हुआ, ये एक उनकी गरिमा और मर्यादा है कि वो महिला होकर के, और इतनी मतलब देश की वित्त मंत्री होने के बाद उनमें किसी तरह की कोई वो नहीं है, अहंकार नहीं है। चलो ठीक है, उनके पति हैं, वामपंथी विचारधारा के हैं, मोदी सरकार के खिलाफ भला 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 करते रहते हैं, कर लो, अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल लो, मुझे कुछ नहीं कहना। उनको बैठा करके एक महिला पत्रकार जो अजीत अंजुम के चैनल से जुड़ी हुई है, वो कह रही हैं कि साहब यहाँ पर एक मीटिंग हो रही है संगठनों की, इसी तरह की मीटिंग एक बेंगलुरु में हुई है, तैयारियां की जा रही हैं कि अगर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करके जनादेश हासिल कर लिया गया तो उसके खिलाफ किस तरह का जन आंदोलन छेड़ना है देश भर में, और किस तरीके से उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करके खारिज करवाना है। खारिज शब्द का प्रयोग किया गया है कि चुनाव के नतीजों को खारिज कराने की तैयारी चल रही है। तो जाहिर है ये बातें कहीं हो रही होंगी बैठ करके, जो उन्होंने सुनी है और बक दी हैं, उस पर चैनल पर बक दी हैं, वीडियो में वो वायरल हो गई हैं। तो इससे पता चलता है कि जो देश की जनता इस समय पूरी तरीके से आस्था व्यक्त कर रही है, विश्वास व्यक्त कर रही है जिस लीडरशिप के प्रति, और जिसको ताकत दे रही है, ये उस जनता को भी धता बताना चाहते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, इसीलिए ये चुनाव आयोग जाकर के आज 3-4 जानकारियां मांगने का स्वांग कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं कि साहब हमें प्रथम 3 चरणों की डिटेल जानकारी दी जाए, कहाँ कितने वोट पड़े, उनमें जो बाद में रद्द-बदल हुए वो कैसे हुए, तमाम चीजें लेकर के। क्योंकि इनकी जो वकीलों की टीम है, उनकी साठ-गांठ की खबरें भी आती रहती हैं, जुडिशरी में तमाम चीजें आती रहती हैं। तो जब चुनाव नतीजे आएंगे तो इनके जो मतगणना एजेंट हैं, जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग मतगणना स्थलों पर रहेंगे, उनको भी बताते हैं कि ट्रेनिंग दी गई है कि आप लोगों को कौन कौन से बिंदु पर जो है उलझ पड़ना है, और किस तरीके से उन सारी चीज़ों को पॉइंट आउट करना है। मतलब बिंदु हर बिंदु पर इनको ऑब्जेक्शन करने हैं, और फिर उसको रेस करना है, उसको मीडिया में फैलाना है, देश विदेश में फैलाना है कि मोदी सरकार जो है वो ईवीएम के जरिए जो है वो गड़बड़ी कर रही है। फिर उसको चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है। और जो वो लेडी कह रही थी, कथित पत्रकार, फिर चुनाव को रद्द करवाने के लिए कोशिश करना, जो दुनिया में कभी नहीं हुआ। दुनिया के किसी देश में आज तक इतनी बड़ी कवायद के बाद जब जनादेश आता है, कभी रद्द हुआ हो तो कोई एक देश और एक वाकया मुझे बता दो, और हमारे हिंदुस्तान में भी कभी हुआ हो तो बता दो। लेकिन ये इनके फ्रस्ट्रेशंस हैं जो निकल रहे हैं। और जितनी भी कवायद इस समय देख रही हैं आपके साहब, इंडी गठबंधन का एक डेलीगेशन जा रहा है चुनाव आयोग, ये मांग करेंगे। कितनी शिकायतें, 78 शिकायतें तो इन्होंने अकेले नरेंद्र मोदी के खिलाफ की है चुनाव प्रचार के दौरान, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ। इनके रोज 2-2, 3-3 पत्र जो हैं वो चुनाव आयोग में जाते थे। तो ये सारे फ्रस्ट्रेशंस इनके डे 1 से निकल रहे हैं उन लेटर के रूप में। वरना जो जिनको चुनाव प्रचार करना होता है, जनता तक पहुंचना होता है, अपनी बातें पहुंचानी होती है, वो चिट्ठी लिखेगा रोजाना बैठ करके चुनाव आयोग को, दूसरों की शिकायत करेगा। उसको तो पता है, उसको जनता पर भरोसा है, और जनता को उन पर भरोसा है। तो ये जो संवाद है जनता का और लीडर के बीच का, वो कनेक्ट इनका टूटा हुआ है। और क्यों टूटा हुआ है इनकी अभी भी समझ में नहीं आएगा। और समझ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि राहुल गांधी नाम का जो प्राणी है वो
एक ऐसा रोड़ा बन करके, एक ऐसी बाधा बन करके कांग्रेस के विकास के रास्ते में खड़ा हो गया है, जो ना तो खुद हट रहा है, ना किसी को आने दे रहा है, ना कांग्रेस को आगे बढ़ने दे रहा है और ना किसी को बढ़ाने दे रहा है। पर सर, तो जी, ये चुनाव आयोग तो गए, लेकिन आप देखो कि पूरे चुनाव के दौरान इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कितनी बार ईवीएम के लिए दरवाजा खटखटाया, और ईवीएम में ऐसे ऐसे पॉइंट सामने लेकर आ रहे थे कि जनता को गुमराह कर रहे थे। वो 17C को लेकर भी किस तरह की बातें कही गई कपिल सिब्बल की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। क्या पहली बार ऐसा हो रहा था कि चुनाव आयोग के आंकड़े देरी से आ रहे थे? हमेशा ऐसे आते हैं सर। जब जितने ज्यादा मतदान केंद्र होंगे सर, उनके आंकड़े तो डिले होकर ही आएंगे ना। एक साथ तो सारे आंकड़े नहीं आ सकते ना, इतनी मशीनरी थोड़ी काम कर रही होती है। नहीं नहीं, उसमें दो तीन बातें हैं। एक तो हम्म। ये है कि उसमें हम लोग भी जो एक्चुअल घटना है उसको हम पकड़ नहीं पाए। हुआ ये है, हर बार जब भी मतदान होता है तो 24 घंटे में अपडेट हो जाते हैं, 48 घंटे में तो सारे अपडेट हो जाते हैं। 48 घंटे में चुनाव आयोग का हर आंकड़ा उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध होता है। मीडिया के कुछ लोगों ने चुनाव आयोग से ये मांग कर ली कि साहब आंकड़े तो सारे उपलब्ध हैं, 48 घंटे में सारे आंकड़े आ जाते हैं, पर हम इनको कंपाइल नहीं कर पा रहे हैं, आप हमें कंपाइल करके दे दो। अब वो कंपाइल करने में जो भी टाइम लगा, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, जो भी लगे, उसमें वो कंपाइल करके उसने जारी कर दिए। तो चुनाव आयोग की ये गलती है कि कुछ मीडिया हाउस की मांग पर वो कंपाइल करके, इकट्ठा करके उन्होंने वो आंकड़े जारी किए। वो कह देते हैं कि नहीं, हमारा ये काम नहीं है, आप अपनी टीम को लगाइए, उनसे कंपाइल कराइए और फाइनल आंकड़ा निकलवा लीजिए, हमने जारी कर दिए हैं, ये हमारा फाइनल आंकड़ा है। तो बात ही खत्म हो गई थी। तो जानबूझ करके इसको ये कहा गया कि जी फाइनल आंकड़े जारी करने में चुनाव आयोग ने 10 दिन लगा दिए। अरे भाई, फाइनल आंकड़े तो 48 घंटे बाद वेबसाइट पे होते हैं। आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं, आप चुनाव आयोग से ही वो सारी कवायद करवा रहे थे, इसलिए ये वितंडा खड़ा कर रहे हैं आप लोग। दूसरी बात ये है, मैं एक स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से भी और इंडी अलायंस के घटक दलों से भी। 2014 में जब चुनाव हुआ था, तब चुनाव आयोग किस सरकार के तहत काम कर रहा था? सरकार किसकी थी केंद्र में? मनमोहन सिंह की थी। सारी मशीनरी आपके हाथ में थी। उस समय के जो चुनाव आयुक्त थे वो भी आप ही के लगाए हुए थे। आप क्यों हार गए? तब भी ईवीएम मशीन ही काम कर रही थी। 2004 में जब अटल जी हारे थे तब भी ईवीएम मशीन थी। 2009 में जब अडवाणी उनके चेहरे थे प्रधानमंत्री पद के, तब भी यही ईवीएम थी। तो 2004 में आपकी सरकार बनी तब ठीक है, 2009 में आपकी बनी तब भी ठीक है, 2019 में नरेंद्र मोदी दोबारा बन गए तो खराब है, 2024 में अब नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने जा रहे हैं, खराब है। जब हिमाचल में आपकी सरकार बनी ईवीएम ठीक थी, जब कर्नाटक में बनी ईवीएम ठीक थी, जब तेलंगाना में बनी तो ईवीएम ठीक थी। लेकिन राजस्थान में आप हारते हैं, मध्य प्रदेश में आप हारते हैं, छत्तीसगढ़ में आप हारते हैं, तो ईवीएम में खोट हो जाती है। तो ये चीजें चलेंगी नहीं अब देश में, ये कहीं ठहरेंगी नहीं। और इसीलिए अल्टीमेटली इन्होंने कोशिश की थी चुनाव के समय भी कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए, और वही प्रशांत भूषण से लेकर के तमाम लोग। तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं, ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, उसके साथ छेड़छाड़ की ही नहीं जा सकती, ये प्रमाणित हो चुका है। लेकिन फिर भी आपको अगर प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को लेजिटिमेट करना ही नहीं है, ये स्वीकार ही नहीं करना है कि वो लोकप्रिय मतदान से चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, तो आप इसी तरह की चीजें करेंगे, इसी तरह से अपने फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे जैसे निकाल रहे हैं। पर सर, ताज्जुब की बात यह है कि आप देखिए, एक आंकड़ा दिया गया 2 दिन पहले और ये कहा गया कि हम तो सोशल मीडिया पर बड़े पॉपुलर हैं, इंस्टाग्राम पर हमारे इतने व्यूज हैं, यूट्यूब पे हमें इतने लोग फॉलो करते हैं, हम तो बहुत पॉपुलर है, इसलिए हम हार कैसे सकते हैं? ये चुनाव हो रहा है सर, या क्लास के मॉनिटर के लिए चुनाव हो रहा है?
वो जो सोशल मीडिया पर युगांडा से इनकी टीआरपी बढ़ती है या खाड़ी के देशों से बढ़ती है या यूरोप में बैठे हुए लोग उनका ट्रैफिक बढ़ाते हैं, उनके फॉलोअर बढ़ते हैं, तो वहीं से वोट भी डलवा लो, उन्हीं के वोट से चुन लो, उन्हीं की वोट से सरकार बना लो। एक बैठा तो है सैम पेट्रोडा वहां अमेरिका में, तो उसी के जरिए करवा लो सारे काम। और जितनी भी आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती हैं और तथाकथित सेमिनार करनी होती हैं, वो भी ऑक्सफोर्ड में जाकर के करते हो या अमेरिका में जाकर करते हो, तो वहीं कर लो, वहां एक सरकार बना लो, बन जाओ उसके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। मतलब शर्म नहीं आती है इस तरह की बातें करते हुए कि सोशल मीडिया पर हमारे इतने फॉलोअर, सोशल मीडिया पर हमारी इतनी टीआरपी है। अरे जमीन पर जाकर के बात करो ना। सुरक्षित सीट ही क्यों तलाश करनी पड़ती है राहुल गांधी को? राहुल गांधी को भाग करके केरल के वायनाड क्यों जाना पड़ता है? एक तरफ नरेंद्र मोदी है जो वडनगर में पैदा हुआ गुजरात में, वो आकर के प्रधानमंत्री बनने के लिए काशी से चुनाव लड़ता है, और एक आप हैं बनना तो चाहते हैं प्रधानमंत्री, और आपकी मम्मी भी बनाना चाहती है, और उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता हूं। बहुत सारे परिवार भी देखते हैं, आप अमेठी से भाग करके जाते हैं केरल क्योंकि वहां मुस्लिम और ईसाई ज्यादा हैं, तो आपको लगता है कि वहां से तो मैं सीट निकाल ही लूंगा। नरेंद्र मोदी जब काशी से चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं तो पूरे पूर्वांचल ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में एक लहर शुरू होती है। और केवल उत्तर प्रदेश नहीं, आसपास के लगते हुए जितने राज्य हैं उनमें भी एक मैसेज जाता है, और उसका कितना बड़ा फायदा बीजेपी को मिलता है ये 2014 के इलेक्शन में आप रिजल्ट उठा करके देख लीजिए। वो जो 3 दिन रहे थे लास्ट के काशी में नरेंद्र मोदी, उसने बहुत बड़ा अंतर कर दिया था, और 70 से ज्यादा सीटें बीजेपी और एलाइज की आई थी। तो ये चुनाव थोड़ा लड़ रहे हैं, ये तो पर्यटन कर रहे हैं, ये मजाक कर रहे हैं, पार्टी के साथ भी मजाक कर रहे हैं, अपने साथ भी मजाक कर रहे हैं, अपने सहयोगियों के साथ भी एक तरीके का ये भद्दा मजाक कर रहे हैं। और मैं पहले भी कहता रहा हूं, राहुल गांधी जब तक कांग्रेस के अगुवा बने रहेंगे, और जबरन बने हुए हैं, उनको भी पता है कि इनकी वजह से कांग्रेस का भट्टा बैठा है, तब तक ना कांग्रेस पनपेगी, और जो जो इनके साथ आएंगे वो भी डूबेंगे, उनको भी आप डूबते हुए देखेंगे। नतीजे आने दीजिए, पता लग जाएगा। सर, अभी 2 दिन पहले अमेरिका की एजेंसी ओपन एआई ने तो खुलासा किया कि इजराइल की कंपनी के जरिए कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की है। नाकाम रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन सोशल मीडिया पर एंटी मोदी एंटी इंडिया एजेंडा इन्होंने ही चलाया है, और उसी एजेंडे की अब बात भी हो रही है। देखिए, एक नेक्सस है, और उस नेक्सस के बारे में सब जानते हैं। उसमें जॉर्ज सोरोस भी है, उसमें खालिस्तानी पन्नू से लेकर के तमाम लोग हैं, उसमें पाकिस्तान की डीप स्टेट भी है जिसमें आईएसआई और उसके गुर के तमाम जो लोग वहां बैठ करके जो ये वीडियो जारी कर रहे हैं, फवाद चौधरी से लेकर के तमाम, के साहब नरेंद्र मोदी को हराया जाना चाहिए, उनको सत्ता में नहीं आना चाहिए, हम तो राहुल गांधी और इंडिया अलायंस के पक्ष में हैं कि वो सत्ता में आए। तो सब ताकतें लगी हुई थी। एक नाविका कुमार और सुशांत सिन्हा के साथ जब इंटरव्यू चल रहा था नरेंद्र मोदी का, तो मोदी जी ने एक सवाल के जवाब में ये कहा था कि हमारे यहाँ चुनाव चल रहे हैं, दुनिया के देश टिप्पणी करना चाहें स्वागत है, लेकिन वो टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, वो चुनाव में हस्तक्षेप कर रहे हैं, और ये हम देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, और ये जितना भी विरोध और तीव्रता है ये केवल 4 जून तक है। 4 जून के बाद ना इनके पास हौसले रहेंगे और ना ही इनके पास जो है कोई इच्छा शक्ति बाकी बचेगी। उसके बाद जो देश का सामर्थ्य है, देश के मतदाता का जो सामर्थ्य है, उसको काम करते हुए आप देखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निगाह में ये सब चीजें नहीं हैं,
कि देश के भीतर की भी ताकतें और देश के बाहर की भी ताकतें किस तरीके से लगी हुई थी कि 2024 में किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी के पुनर्आगमन को बाधित किया जा सके। और अब इनके, वो कहते हैं ना कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो हमारे यहाँ अब इसको बदल देना चाहिए, खुदा की जगह भगवान राम का नाम ले लेना चाहिए हमें। तो जो भगवान राम का है वही किसी काम का है, और जो भगवान राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। तो इन लोगों ने तो 2018 का एक मैं वीडियो देख रहा था, कल ही देख रहा था संयोग से, राहुल गांधी अजमेर शरीफ जा रहे हैं, वो टोकरे में वो लेकर के जो है अकीदत पेश करने के लिए। आप अजमेर शरीफ तो जाएंगे, भगवान राम का दर्शन करने के लिए उनके भव्य और दिव्य मंदिर में नहीं जाएंगे। आप जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह होता है तो आप राजनीति करेंगे और फिर ईवीएम को कोसेंगे। ईवीएम को नहीं, अपने कर्मों को कोसिए, अपनी विचारधारा को कोसिए, जो तुष्टीकरण के लिए इस हद तक नीचे गिर चुके हैं कि उनको अब देश के जनमानस की समझ ही नहीं रह गई है कि देश क्या चाह रहा है। नरेंद्र मोदी एक ऐसी शख्सियत है अंजू जी, जो विकास के मोर्चे पर भी काम करके दिखा रहे हैं। ऐसे ही हमारी जीडीपी 7 और 8% नहीं पहुंची है, इस तिमाही में तो ये 8% के आसपास है। एक तरफ वो विकास के मोर्चे पर काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ अपनी विरासत को पल्लवित पोषित कर रहे हैं, उसको पुनर्स्थापित कर रहे हैं। और ये काम ये लोग कभी भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये तो हिंदू विरोधी लाइन लिए हुए हैं। जो हमारी आस्था के प्रतीक हैं उनके खिलाफ ये लोग जो हैं लगातार सतत निरंतर प्रयासरत है। तो ऐसे में एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर मिला है, एक ऐसा व्यक्ति मिला है जो विकास करके भी दे रहा है, जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की चिंता भी कर रहा है, और जो जब विकास योजनाएं बनाता है तो उसमें किसी तरह का पक्षपात नहीं करता है। बिल्कुल। वो ये नहीं कहता है कि अगर शौचालय बनेंगे तो केवल हिंदुओं के यहाँ बनेंगे, मुसलमानों के यहाँ नहीं बनेंगे। वो ये नहीं कहता कि अगर बिजली का बल्ब देना है, कनेक्शन देना है, तो वो आप मुसलमानों को मत दो। वो ये भी नहीं कहता है कि जो पीएम आवास योजना है उसका लाभ आप मुसलमानों को मत दो, हिंदुओं को ही दो। नहीं, जितनी योजनाएं हैं जो उसके दायरे में आते हैं, जो गरीब हैं, वो चाहे हिंदू है, मुसलमान है, पारसी है, सिख है, जैन है, कोई भी है, बौद्ध है, वो सबको फायदा होगा उसका। तो ये चीजें जो हैं, ये क्वालिटी जो हैं, ये मुझे कोई दूसरी लीडरशिप हो इस देश की तो मुझे बता दीजिए। सर, कांग्रेस ने तो कहते हैं ना, लोकतंत्र में विपक्ष बड़ा ग्रेसफुली अपनी हार को स्वीकार करता है। मतलब कांग्रेस ने दिखा दिया है कि अगर वो सत्ता से बाहर रहेंगे तो इसी तरह से बौखलाए रहेंगे। लेकिन इस वक्त दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी तिहाड़ की तरफ यात्रा शुरू कर चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, राजघाट जाएंगे, हनुमान मंदिर जाएंगे, यानी कि फुल टू नौटंकी। कल उनका एक वीडियो आया था और जनता को बेवकूफ़ समझते हैं ये लोग और अपने को कुछ ज़्यादा शाना समझते हैं। उस वीडियो में एक बड़ी गलती कर दी। उसमें कहा कि साहब, मैं तो अब जेल जा रहा हूँ, मेरे बूढ़े और बीमार माता पिता का ध्यान रखना। तो आज तेजिंदर बग्गा ने एक ट्वीट किया और मुझे बड़ा मज़ा आया वो ट्वीट पढ़ करके। तेजिंदर बग्गा ने कहा कि केजरीवाल, आदरणीय डियर केजरीवाल जी, हमें पता नहीं था कि आपकी पत्नी जो है वो आपके माता पिता का ख्याल नहीं रखती हैं, और आपको इसीलिए दिल्ली की जनता से अपील करनी पड़ी कि मैं तो जेल जा रहा हूँ, मेरे बीमार और बूढ़े माता पिता का ध्यान रखना। तो बोला कि आप हमें बताइए, वो उनको क्या खाना पीना अच्छा है, उनकी दवाइयाँ क्या चल रही हैं, वो सब हम बंदोबस्त करेंगे, आप इसकी चिंता मत करो, आप जाओ जहाँ भी जाना है आपको। तो आप इतनी मतलब मजाक उड़वाने वाली बातें करते हो। और जब दिल्ली पुलिस ने पूछताछ करने के लिए फोन किया था, जो स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई थी, जी। उसमें भी ड्रामेबाजी की थी अगले दिन इन्होंने।
अगर आपके माता पिता वाकई बीमार हैं, अगर वाकई वृद्ध हैं, तो आप हाथ पकड़ करके पति पत्नी उनको बाहर लोन तक लेकर के क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपने पूरी कैमरे लगवा दोपहरी में। रखे हैं, आपने वीडियोग्राफी करानी है, आपने मोदी सरकार को बदनाम करना है ताकि उसका फायदा आपको दिल्ली और पंजाब के मतदान में मिल जाए। मतलब कितने निचले स्तर पर आप गिरोगे और क्यों? ये डेस्परेशन क्यों है? और दिल्ली का तो छोड़ दीजिए, दिल्ली में तो ये 2013 में भी, 2014 में भी, 2019 में भी तीसरे नंबर की पार्टी थी। पंजाब में भी जो इनको ये गलतफहमी थी कि हम वहाँ सत्ता में हैं और हम मैक्सिमम सीटें जीतेंगे, 3 सीट से ज़्यादा नहीं जीत रही है आम आदमी पार्टी, 3 या 4 सीटें मुश्किल से जीत रही है पंजाब में। लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया है पूरी तरीके से। अभी 5 राज्यों के जो चुनाव हुए थे, उसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 205 कैंडिडेट खड़े किए थे इन लोगों ने। सबकी जमानतें जब्त हुई हैं और नोटा से भी 50% कम वोट आम आदमी पार्टी को मिले हैं। बिल्कुल। तो इसलिए लोग अब कम से कम सोशल मीडिया से और हमारे जैसे जो अब पहरेदार बैठे हैं, उनके जागरूकता फैलाने से इतनी समझ तो लोगों में आ गई है कि कौन कट्टर ईमानदारी का पट्टा गले में डाल करके भ्रष्टाचार कर रहा है और कौन लोगों से एक तरीके से दगाबाजी कर रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई है लोगों की और यही वजह है कि अब लोग जाग गए हैं और जो सही है उसका साथ दे रहे हैं, जो गलत है उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी जब वो तिहाड़ की तरफ यात्रा कर रहे हैं, क्या पता रास्ते में कहीं बेहोश होकर गिर जाएं। ओपन गाड़ी में जा रहे होंगे, हाथ हिलाते हिलाते, बड़ी दोपहरी है। तो मुझे तो ये भी शक है कि वो सीधे सीधे तिहाड़ जेल पहुंच जाएंगे आज, या फिर से कोई नौटंकी करेंगे। तो चलिए, अभी तो ये सब कुछ देखने को मिलेगा। अभी परसों जब नतीजे आएंगे उसके बाद भी ये नौटंकी जारी रहेगी। लेकिन सर, आपने समय निकाला और ये इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मेरे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।